एयरपोर्ट्स के बाद क्या अडानी और जीएमआर एयरपोर्ट्स अब एयरलाइंस भी चलाएंगे? लगातार हो रही कार प्राइस हाइक्स के बावजूद इंडिया में पैसेंजर कार सेल्स आसमान कैसे छू रही हैं? और ट्रंप के नए टैरिफ प्रपोजल्स क्या इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए वाकई में डेवास्टेटिंग साबित होंगे? ट्रेंडिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कैसे एसबीआई फंड्स के आईपीओ ने मेगा आईपीओ से जुड़े एक बड़े कर्ज को ब्रेक कर दिया है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, अब स्टॉक्स का डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि हमारे क्वालिटी वीडियोस जो कि हम हर रोज पोस्ट करते हैं वो आपसे मिस ना होने पाए। व्हाट इफ जिस कंपनी का एयरपोर्ट हो वही उस पर चलने वाली एयरलाइंस भी ओन करे? ऐसा ही पॉलिसी चेंज अब इंडियन गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है और अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। बिकॉज फिर आपको एयरपोर्ट्स पर अडानी और जीएमआर एयरपोर्ट्स की खुद की एयरलाइंस दिखेंगी। बट क्या सच में इंडिया को ऐसे कंपटीशन की जरूरत है या ये एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड। आज के टाइम में इंडिया के एविएशन सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। कंपनीज जो कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करती हैं वो किसी भी एयरलाइन में 10% से ज्यादा स्टेक नहीं ओन कर सकती हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स गवर्नमेंट शायद इसी रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के दो बिगेस्ट प्राइवेट ऑपरेटर्स यानी कि अडानी ग्रुप जो कि मुंबई और 7 और एयरपोर्ट्स को रन करता है और जीएमआर जो कि दिल्ली और 4 मोर एयरपोर्ट्स को चलाता है पोटेंशियली अपनी खुद की एयरलाइंस लेकर आ जाएं। तो गवर्नमेंट इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आखिर कंसिडर क्यों कर रही है? क्योंकि इंडिया का एविएशन मार्केट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है। केवल 2 एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया के पास 90% से ज्यादा डोमेस्टिक कैपेसिटी है। लास्ट डिकेड में इनके कई कॉम्पिटिटर्स का डाउनफॉल आपने जरूर देखा होगा, लाइक जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, फिर विस्तारा और एयर एशिया भी एयर इंडिया में मर्ज हो गए। इंडिया अब इफेक्टिवली एक 2 प्लेयर मार्केट बन गया है विद अकासा, स्पाइस जेट एंड रीजनल कैरियर्स अकाउंटिंग फॉर ओनली अ स्मॉल शेयर। ये कॉन्सेंट्रेशन कितना डेंजरस हो सकता है इसका ट्रेलर हमें लास्ट ईयर हुए इंडिगो क्राइसिस में दिखाई दे गया था। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गए थे बिकॉज पायलट्स ही नहीं थे। पैसेंजर्स के पास बहुत ही कम ऑल्टरनेटिव एयरलाइंस अवेलेबल थी, हेंस दे वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड। हालात इतने ज्यादा खराब थे कि रेलवेज को स्पेशल ट्रेन तक चलानी पड़ गई थी। क्लियरली गवर्नमेंट दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहती है। वो इंडिया के फास्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट को केवल 2 मेजर एयरलाइंस पर डिपेंड नहीं होने देना चाहती है। बट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को एविएशन में एंट्री देना कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन नहीं है बिकॉज इट क्रिएट्स अ क्लासिक केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इमेजिन एक एयरपोर्ट ओनर एक एयरलाइन चलाने लगे। क्या वो अपनी एयरलाइन को बेस्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग स्लॉट्स एलोकेट नहीं करेगा? क्या कंपीटिंग एयरलाइंस को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा? मान लीजिए कि प्रोसेस फेयर ही रहती है, फिर भी अनफेयरनेस का परसेप्शन अपने आप में एक मेजर इशू बन सकता है और इसीलिए ग्लोबली भी ऐसा मॉडल काफी रेयर है। यूएस में रेगुलेशंस ऐसे हैं कि एयरपोर्ट रेवेन्यूज को एयरलाइन बिजनेसेस में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। यूरोप में टेक्निकली जॉइंट ओनरशिप अलाउड है पर स्ट्रिक्ट एंटी ट्रस्ट रूल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। एक और प्रैक्टिकल चैलेंज है एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी। एयरबस और बोइंग लगातार बड़े स्केल पर अपनी करंट डिलीवरीज ही टाइम से नहीं कर पा रहे हैं तो नई एयरलाइंस को एयरक्राफ्ट कैसे मिलेंगे? वो लार्ज फ्लीट्स आखिर कैसे बनाएंगे? तो अगर पॉलिसी अप्रूवल मान लीजिए मिल भी जाती है गवर्नमेंट की ओर से तो भी तुरंत नई एयरलाइंस बनाना पॉसिबल नहीं होता। एग्जीक्यूशन विल स्टिल टेक ईयर्स। एज एन इन्वेस्टर आपको एक और एंगल देखना चाहिए। अडानी ऑलरेडी इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट्स ऑपरेटर है, वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है और उनके पास पावर, सीमेंट, गैस और रिन्यूएबल्स में भी बड़े बिजनेसेस हैं। एविएशन में एंट्री उन्हें इंडिया के ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन दे सकती है। यस, इसके सपोर्टर्स ये आर्ग्यू करेंगे कि इससे ऑपरेशनल सिनर्जीज क्रिएट होंगी विद इन द अडानी ग्रुप। क्रिटिक्स में आर्ग्यू कि इससे इकोनॉमिक पावर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। बट द बिगर पिक्चर हियर इज दिस, इंडिया 2047 तक टोटल एयरपोर्ट्स 160 से 350 करना चाहता है। आईएटीए का यह मानना है कि नेक्स्ट 2 डेकेड्स में ही देश का पैसेंजर ट्रैफिक ऑलमोस्ट ट्रिपल हो सकता है। ऑब्वियसली इंडिया को और एयरलाइंस चाहिए ही होंगी, बट क्या एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को एयरलाइंस चलाने की परमिशन देना ही इसका सोल्यूशन है? आप क्या सोचते हैं? एयरलाइंस की बात के बाद लैंड करते हैं और फोकस करते हैं कार्स पर। आपने ये ध्यान दिया होगा कि अब जो कार प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट कुछ महीनों में बढ़ जाते हैं। पहले ये जो साइकिल था वो साल में एक बार का होता था जब मोस्टली जनवरी के आसपास नए साल पर 1 से 1.5% तक कीमतें बढ़ाई जाती थी। नाउ दैट हैज चेंज्ड। जैसे मारुति ने 21 जुलाई को ही 3 महीनों के अंदर अपना दूसरा प्राइस हाइक अनाउंस कर दिया है और सिर्फ एक ही कंपनी की यहाँ पर बात नहीं है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, किया, एमजी, इवन लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि BMW और BYD सब ने
इस साल कई बार अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। एंड येट इंडियन कार सेल्स हैव नेवर बीन स्ट्रॉन्गर। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल सेल्स रिकॉर्ड 12.7 लाख यूनिट्स टच कर गई इन Q1 FY27, ग्रोइंग नियरली 26% ईयर ऑन ईयर। तो बढ़ती हुई कार कीमतें भी बायर्स पर कोई असर क्यों नहीं डाल रही हैं? नॉट बिकॉज ऑफ एन ऑटो बूम, इट इज अ कंप्लीट चेंज इन हाउ इंडियंस बाय कार्स। लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट रीजन, द SUV रेवोल्यूशन। कुछ सालों पहले तक आपने देखा होगा इंडियन रोड्स पर केवल हैचबैक्स का दबदबा था। अब बायर्स की नंबर 1 चॉइस है SUVs। सिर्फ अकेले अप्रैल जून क्वार्टर में SUV सेल्स अराउंड 29% बढ़ी हैं। अब इंडिया में बिकने वाली टोटल पैसेंजर व्हीकल्स में 68% SUVs हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए है क्योंकि SUVs ना सिर्फ पॉपुलर हैं बल्कि वो बाकी गाड़ियों से महंगी भी होती हैं। तो मान लीजिए कि कोई कार मैन्युफैक्चरर पहले जितनी ही गाड़ियां बेच रहा हो, फिर भी उन्हें हर सेल पर ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। सेकेंड रीजन पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, द 7-year कार लोन। पहले ज्यादातर कार लोन्स 3 से 5 साल के हुआ करते थे। अब बैंक्स और NBFCs 7 सालों तक की भी फाइनेंसिंग कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि नियरली 80 to 85% नई गाड़ियां लोन्स के जरिए ही खरीदी जाती हैं। अब इसे हम कार बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। 30,000 का अगर प्राइस हाइक होता है तो वो सुनने में एक्सपेंसिव लग सकता है, बट अगर उसे आप 7 सालों में स्प्रेड कर दें तो हर मंथ की EMI केवल 350 रुपीज ही बढ़ेगी। दैट कंप्लीटली चेंजेस हाउ बायर्स थिंक। थर्ड रीजन है कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस का भी चेंज होना। लोग केवल सेम कार के लिए ज्यादा पे नहीं कर रहे हैं बल्कि वो डेलिबरेटली अपग्रेड भी करना चाहते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि उनकी गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ्स हो, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी हो, ADAS हो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस जैसे फीचर्स हो, और इसके लिए ज्यादा पैसे देना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है यहाँ पर। जब भी कंपनीज हफ्तों पहले ही प्राइस हाइक को अनाउंस कर देती हैं तो कंज्यूमर्स जल्दी से जल्दी नई गाड़ी को खरीद लेना चाहते हैं, इससे पहले कि नई बढ़ी हुई प्राइसेस किक इन हो। इसीलिए आयरॉनिकली हायर प्राइसेस का अनाउंसमेंट अक्सर शॉर्ट टर्म डिमांड को बढ़ा देता है इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट। एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली एंट्री लेवल मॉडल्स पर डिस्काउंट्स और बुकिंग प्रोटेक्शन को कंटिन्यू रखते हैं और सारा का सारा प्राइस हाइक प्रीमियम SUVs पे पास ऑन कर देते हैं क्योंकि उसके कस्टमर्स लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं। सो व्हाट डज ऑल दिस मीन फॉर यू द इन्वेस्टर्स? देखिए, करंट सिनेरियो में शायद सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनीज बिगेस्ट विनर्स नहीं होंगी। आपको नजर रखनी चाहिए उन कंपनीज पर जो हायर वैल्यू कार्स बेचती हैं। फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा, मारुति सुजुकी और Hyundai, क्योंकि ये सभी अपने प्रीमियम SUVs के लिए जानी जाती हैं। वैसे ये जो कहानी है ना, वो सिर्फ ऑटो मेकर्स पर, कार बनाने वालों पर ही खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे कार्स फीचर रिच बनेंगी वैसे वैसे कंपोनेंट सप्लायर्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ADAS मॉड्यूल्स, एलॉय व्हील्स, लाइटिंग सिस्टम्स और प्रीमियम इंटीरियर्स बनाते हैं, उनको भी फायदा मिल सकता है, लाइक Uno Minda, Sona BLW और Motherson। बैंक्स और ऑटो फोकस्ड NBFCs also stand to gain क्योंकि हायर व्हीकल प्राइसेस मतलब बड़े लोन्स और फास्टर ग्रोथ इन देयर लोन बुक्स। तो क्या आप भी नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं? कौन सी है आपकी ड्रीम कार? शेयर कीजिए कमेंट्स में। अब आते हैं लास्ट स्टोरी पर। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब एक ऐसा टैरिफ प्लान अनाउंस कर दिया है जो कि इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री के लिए डेवास्टेटिंग साबित हो सकता है। 2 सालों तक यूएस जाने वाली इंपोर्टेड जेनेरिक मेडिसिन पर 0 टैरिफ लगेगा, बट उसके बाद 1 साल में 100% टैरिफ और उसके बाद बढ़ के 200% टैरिफ। अब सुनने में ये इंडिया के लिए एक बुरी न्यूज लग सकती है। आफ्टर ऑल इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का नियरली 38% हिस्सा यूएस जाता है और वहां डिस्पेंस होने वाली 47% जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शंस इंडियन कंपनीज ही सप्लाई करती हैं। तो क्या ट्रंप का नया टैरिफ प्लान सच में इंडियन फार्मा के लिए डेथ सेंटेंस साबित होने वाला है? लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले ट्रंप ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं? सिंपल है, वो ये चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका आ जाए और इसके लिए आइडिया ये है कि अगर इंपोर्टेड मेडिसिन को टैरिफ के जरिए महंगा बना दिया जाए तो फिर कंपनीज के पास कोई और चॉइस ही नहीं रहेगी और उन्हें यूएस के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। ये ट्रंप के पॉलिटिकल एजेंडे से भी अलाइंड है, जहां पर उन्होंने अमेरिकन वोटर्स से फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंस कम करने और मेडिसिन सस्ती करने का वादा किया था। बट इसकी जो इकोनॉमिक्स है वो इतनी सीधी सिंपल नहीं है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो इंडिया के फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन आपको पता है क्या है? कॉस्ट। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से जेनेरिक मेडिसिन को इंडिया में बनाना यूएस में बनाने के कंपैरिजन में 40 to 60% सस्ता होता है। ये जो कॉस्ट एडवांटेज है वो सिर्फ टैरिफ लगाने से खत्म नहीं हो जाता है। ज्यादा टैरिफ्स के बाद भी इंडिया से जेनेरिक मेडिसिन इंपोर्ट करना फिर भी सस्ता पड़ेगा दैन मैन्युफैक्चरिंग देम एंटायरली इन अमेरिका।
एंड रिमेंबर, ये टैरिफ्स इंडिया स्पेसिफिक है भी नहीं। जो भी कंट्री यूएस में जेनेरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करती है, उन सब पर ये बढ़ी हुई ड्यूटीज लगने वाली है, मीनिंग इंडिया की कंपेटिटिव पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को आप कुछ ही महीनों में रीलोकेट नहीं कर सकते। ऐसे प्लांट्स बनाने में सालों लग सकते हैं और काम वहीं पर खत्म भी नहीं होता है। प्लांट सेटअप करने के बाद एफडीए इंस्पेक्शंस पास करने पड़ते हैं और यूएस में तो हर प्रोडक्ट के लिए सेपरेट रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी लेनी पड़ती हैं बिफोर इट कैन बी सोल्ड। ये पूरा प्रोसेस इजीली 3 साल या उससे ज्यादा ले सकता है। इनफैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात अच्छे से पता है, तभी तो उन्होंने 2 साल की टैरिफ फ्री विंडो भी रखी है। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल चैलेंज है, जेनेरिक मेडिसिन ऑपरेट ऑन रेजर थिन मार्जिन्स। यूएस में ये सारे प्रिस्क्रिप्शंस का 90% हिस्सा होते हैं, बट टोटल ड्रग स्पेंडिंग में इनका शेयर बहुत ही छोटा होता है, सिंपली बिकॉज द प्राइसेस आर ऑलरेडी एक्सट्रीमली लो। अगर प्रोडक्शन अमेरिका शिफ्ट हो भी जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सब्सटैंशियली बढ़ जाएंगी। उन हायर कॉस्ट्स को किसी को तो ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, या तो कंपनीज लोअर मार्जिन्स को एक्सेप्ट करें या मेडिसिन के प्राइसेस ही बढ़ा दिए जाएं। और यही जो बात है वो ट्रंप के लिए एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करती है। एक तरफ वो अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में वापस आए, और दूसरी तरफ वो मेडिसिन को अमेरिका के लिए सस्ता भी करना चाहते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे अचीव होंगी? इन्हीं सब की वजह से एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इंडियन फार्मा पर शायद इन टैरिफ्स का इंपैक्ट लिमिटेड ही रहे। ब्रोकरेजेस ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि कई इंडियन फार्मा कंपनीज की ऑलरेडी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडीज हैं, जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सिप्ला, जाइडस और ऑरबिंदो। जरूरत पड़ने पर ये धीरे धीरे वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकती हैं। बाकी कंपनीज भी इंपोर्ट को कंटिन्यू रख सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे इंडिया का जो कॉस्ट एडवांटेज है वो हमेशा सब्सटैंशियल बना रहेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव भी एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताता है। कई इंडियन जेनेरिक मेडिसिन यूएस में 7 से 10 टाइम्स कम दाम पर बेची जा रही हैं दैन ब्रांडेड ऑल्टरनेटिव्स, व्हिच मींस 100% टैरिफ के बाद भी वो ब्रांडेड ड्रग से सस्ती ही रहने वाली हैं फॉर द कंज्यूमर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इन सब के बाद भी एज एन इन्वेस्टर आपको ये अनाउंसमेंट इग्नोर कर देना चाहिए? नॉट रियली। इस पॉलिसी से अनसर्टेनिटी तो आई है। कुछ कंपनीज को अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ को वहां पर फैसिलिटीज को एक्वायर करना पड़ेगा, हायर वैल्यू फॉर्मुलेशंस को लो कॉस्ट कमोडिटी जेनेरिक्स के मुकाबले ज्यादा प्रेशर भी फील करना पड़ सकता है। बट पूरी की पूरी जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हो जाना इकोनॉमिकली तो मुश्किल लगता है। अब देखना यह होगा कि नेक्स्ट 2 सालों में अमेरिका की, ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है वो कैसे इवॉल्व होती है। व्हाट डू यू थिंक? इंडियन फार्मा कंपनीज पर इन टैरिफ्स का क्या इंपैक्ट रहने वाला है? अब आते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने स्टॉक मार्केट पर लगभग 7% प्रीमियम के साथ डेब्यू किया। ये लिस्टिंग 15 से 18% के प्रीमियम की एक्सपेक्टेशन से कम जरूर थी, लेकिन इंडिया के $1 बिलियन आईपीओस के हिस्टोरिकल ट्रेंड को हम अगर देखते हैं तो ये काफी स्ट्रांग भी मानी जा सकती है। रीजन यहां पर सिंपल है, बड़े आईपीओस में सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लिस्टिंग गेन्स यूजुअली लिमिटेड रहते हैं। हिस्टोरिकल डेटा के मुताबिक इंडिया के $1 बिलियन आईपीओस ने एवरेज सिर्फ 2% के आसपास लिस्टिंग गेन्स दिए हैं। इस कंपैरिजन में एसबीआई फंड्स का 7% डेब्यू काफी बेटर है। इस स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के पीछे सिर्फ हाइप नहीं है, फंडामेंटल्स भी हैं। आईपीओ को 42 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला था, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की डिमांड काफी स्ट्रांग रही। साथ ही एसबीआई फंड्स इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी है, जिससे एसबीआई का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एसआईपी इनफ्लोस का नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है। अब असली सवाल यहां पर वैल्यूएशन का बनता है। क्या एसबीआई फंड्स लॉन्ग टर्म में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और निप्पॉन इंडिया एएमसी को चैलेंज कर पाएगा, या लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक ठंडा पड़ जाएगा? कमेंट एसबीआई इफ यू वांट अ डिटेल्ड एनालिसिस। आज आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस और शॉर्ट्स मिस नहीं करने के लिए आप स्टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूं आपसे कल नए मार्केट्स टुडे वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.